बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज गद्य भाग पाठ संख्या 6 प्रेमचंद के फटे जूते। ये पाठ हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने आम जिंदगी के मुखौटावादी जीवन पर व्यंग्य किया है। क्योंकि आम जीवन अपनी हकीकत भरी जिंदगी से दूर आम सामाजिक परिवेश में उसका सामना करने के बजाय वे एक मुखौटेदार परत में अपने आप को छिपा कर रखना पसंद करता है, और इससे उसके जीवन में बहुत कठिनाइयों का समावेश हो जाता है, बहुत परिस्थितियां बदलती जाती है, लेकिन वह कभी भी अपनी हकीकत की ज़िंदगी की परत खोलकर किसी के सामने रख नहीं पाता है, क्योंकि वह उसे बताना यानी अपनी ज़िंदगी की हकीकत किसी को बताना अच्छा नहीं मानता है। इसलिए इन परिस्थितियों को समझाने के लिए हमारे समाज के साहित्य जगत की एक मजबूत दूरी प्रेमचंद के जीवन का हकीकती भरा रूप हमारे सामने रखने का प्रयास करते हुए हमें हमारी हकीकत की ज़िंदगी से सामना करने की प्रेरणा इसके माध्यम से दी गई है। और वहाँ पर ये उपन्यास सम्राट अपने साहित्य जगत की धुरी के साथ एक ऐसा मजबूत स्तंभी है जो 3 साहित्य जगत के नामकरण में 3 नाम अपने नाम से लेकर चलता है, और उनके जो लेखन का विषय है, जो उपन्यास है, कहानियाँ हैं या रचनात्मक गद्य हैं, जिसमें भी है उसके जो प्रमुख पात्र है वह आम जिंदगी की हकीकत को उजागर करते हैं, और उनके हकीकत के पात्र इतने सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए दिखते हैं कि उनसे जब अगर हम मुखौटा कर रहे हैं तो हमें हमारा जो जीवन है उसमें शर्म महसूस होनी चाहिए कि हम किससे अपने जीवन को शर्मिंदगी के आवरण में कैद करते जा रहे हैं, और इससे हम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं। यही बात आगे उन्होंने प्रेमचंद जी के फटे जूते के माध्यम से यानी जूते फटने का कारण पूछते हुए समझाने का प्रयास किया है कि हम उन परिस्थितियों को जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और अपने आप को इस समाज के मुखौटों में कैद कर लेते हैं। लेकिन उपन्यास सम्राट प्रेमचंद अपनी हकीकत की ज़िंदगी को ही लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में हमारे लेखक को आश्चर्य होता है कि आज समाज में एक इतना बड़ा व्यक्तित्व होते हुए भी जब फ़ोटो खिंचाने के लिए वो इस तरह का परिधान और इस तरह के कपड़े और जूते पहन के निकल रहा है, तो आम जिंदगी से इनका परिवेश कैसा रहा होगा। इस चक्कर में वे सारी परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए पूछना चाहते हैं कि हे मेरे जनता के लेखक, यानी मेरे जनता के लेखक, आपका ये जो जूता है फटने का कारण बताओ, आपका जूता क्यों फटा है। क्योंकि पहले इन्होंने फटा हुआ जूते की परिस्थितियों को हमारे सामने रखा, और अब इन्होंने उस जूते के फटने का कारण पूछा है कि आपका जूता क्यों फटा। और यहाँ पर हमारे लेखक ने प्रेमचंद जी को एक नया नाम दिया है, जनता के लेखक। और जनता के लेखक यानी आम जीवन से जुड़े हुए किरदारों की इन्होंने रचना करी है, और वो किरदार हमने जानने का प्रयास किया था इनके द्वारा रचित गोदान नामक उपन्यास में। हल्कू ये जो पूस की रात में इनका प्रमुख नायक है हल्कू, उसके जीवन चरित्र से, या सुजान भगत के माध्यम से, और कफन में माधो के जीवन से, क्योंकि माधो और ये सारे कैरेक्टर आम जीवन की परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं जो उन्होंने उपन्यास में रचे हैं। इसलिए यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद जी को जनता के लेखक कहकर यहाँ पुकारा है। फिर पूछा है क्या बहुत चक्कर काटते रहे हो, यानी आपने बहुत सारे चक्कर लगाए हैं इस कारण आपका जूता फट गया है। और फिर उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है कि हो सकता है कि आप बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते होंगे। और बनिए का तगादे से तात्पर्य है कि ये जो राशन का सामान जिस दुकान से लेकर आते हैं, तो तगादे का मतलब है मांगने आने वाले। तो आपने हो सकता है बनिए का उधार चुकता नहीं करा है, तो बनिया आपके घर पर भी चक्कर लगाने लग गया होगा, और उससे बचने के लिए आप शायद उसकी दुकान से बचकर आ रहे हो, तो आपको ज़्यादा चलना पड़ रहा है, तो जिससे कि आपका जूता फट सकता है। यानी प्रेमचंद जी की भी आर्थिक स्थिति ज़्यादा सही नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने मुखौटावादी जीवन को अपनाने की बजाय अपनी हकीकत की ज़िंदगी को ही अपने जनता के सामने रखा है। क्योंकि साहित्य जगत का एक बहुत बड़ा नाम होने के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होते हुए भी उन्होंने कभी मुखौटे को अपने जीवन का आवरण नहीं बनाया है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि हो सकता है अपना उधार पैसे मांगने के लिए बनिया अक्सर आपके घर के आसपास चक्कर लगाता रहा होगा।
फिर उन्होंने एक उदाहरण से इसको समझाने का प्रयास किया है कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। यानी अगर हमें लगातार चलना भी पड़ता है तो वहाँ जूते का ऊपरी सरफेस थोड़ी फटेगा, वह तो नीचे से उसका सोल है यानी जूते का तल्ला है वो फट जाता है, और जूते का ऊपर से भाग तो सही रहता है। तो उन्होंने भी ये उदाहरण से समझाते हुए कहा है कि चक्कर लगाने से तो जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। जैसे आम जीवन का जीवन घिसता जा रहा है, क्योंकि ऊपर से तो अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से इतने मुखौटेवादी समस्याएं ओढ़ रखी है हमने कि हमारा पूरा जीवन अंदर से घिस चुका है। उसके बाद भी हम अपने हकीकत के जीवन का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने एक हमारे जो भक्तिकालीन परिस्थितियों से इसको जोड़ते हुए उदाहरण को प्रस्तुत करा है कि जिस प्रकार कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था, उससे बड़ा पछतावा हुआ था, उसने कहा था। तो इसके पीछे जो ये कहावत कही है कि आवत जात पहनिया घिस गई बिसर गयो हरि नाम, ये हमारे राजस्थान के बहुत बड़े संत हुए थे कुंभन दास जी, और ये भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये इनका समय माना जाता है अकबर के समय का, और इनके भजन बहुत मधुर हुआ करते थे। इनकी कंठ में साक्षात सरस्वती का निवास माना जाता रहा है। इसलिए एक बार जब इनकी प्रशंसा से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने हमारे अकबर ने कहा कि मुझे कुंभन दास जी का गाना सुनना है, इसलिए उन्हें दरबार में हाजिर किया जाए। तो अकबर के द्वारा इस प्रकार की घोषणा करते ही उनके जो करिंदे हैं नौकर है, वह उन्हें बुलाने के लिए उनकी झोपड़ी में जाते हैं, क्योंकि कुंभन दास जी जंगल में अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर प्रकृति के सानिध्य में हरि भजन गाया करते थे। और ऐसे में जब उनके पास हमारे बादशाह अकबर के करिंदे जाते हैं और बुलाते उनका संदेश देते हैं कि आपको बादशाह ने अभी बुलाया है, हाजिर होने के लिए कहा है। तो कुंभन दास जी ने उनको मना कर दिया कि मैं किसी दरबार में बादशाह के लिए नहीं गाता हूँ, मैं तो संसार के एक ही बादशाह है उनके लिए सच्चे मन से आराधना करते हुए गाया करता हूँ, ये मेरी जीवनचर्या है, इसलिए सांसारिक लोगों के सामने गाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर बादशाह को गाना सुनना है तो वो स्वयं चलकर मेरी कुटिया के पास आएंगे, मैं चलकर उनके पास नहीं जाऊंगा। तो कुंभन दास जी ने ये उनका प्रस्ताव मना कर देते हैं, और उनके जो नौकर है वो सैनिक है, सिपाही है, वो वापस दरबार में जाकर उनकी शिकायत करते हैं कि कुंभन दास जी ने आने से मना कर दिया है। तो बादशाह ने घोषणा करवाई कि उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर मेरे सामने हाजिर किया जाए, क्योंकि मैं बादशाह हूँ यहाँ का, और एक आम नागरिक ऐसे मना कैसे कर सकता है। तो जब कुंभन दास जी को ज़बरदस्ती पकड़कर उनके दरबार में हाजिर किया जाता है, तो उस समय कुंभन दास जी बादशाह से डरने की बजाय बेबाक होकर उत्तर देते हैं कि आवत जात पनहैया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। यानी उनको जब दरबार में हाजिर किया जाता है और कुछ सुनाने के लिए कहा जाता है, तो उन्होंने कुछ सुनाने की बजाय यह कहा कि यहाँ आने जाने के चक्कर में मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर लाया गया है, तो मेरे पाँव के जो जूतियाँ हैं वो घिस चुकी है, और उनको बचाने के चक्कर में मेरे मन में जो सच्चे आराधना से हरि भजन गूंजता था वह मैं भूल चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं गा सकता हूँ। यानी क्या कहा कि आने जाने मात्र से मेरा हरि नाम मेरी ज़बान से चला गया है, क्योंकि मैं अपने जूतों को बचाने के चक्कर में लगा हुआ था, मेरे जूते घिस चुके हैं और मेरा हरि नाम जो जिह्वा पर रहता था वह भूल चुका है। और ऐसे जब जवाब कुंभन दास जी द्वारा बेबाक होकर बादशाह को दिया गया, तो बादशाह लज्जित होते हैं, माफ़ी मांगते हैं और उन्हें आदर सहित वापस उनकी जगह छोड़ दिया जाता है। ऐसी ही स्थिति को आगे उन्होंने लिखा है कि और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा कि जिनके देखने से दुख उपजता है तिनको करबो परे सलाम। यानी और कुंभन दास जी ने आगे क्या कहा कि जिनका चेहरा देखते ही मन में दुख उत्पन्न होता है, अगर मुझे उनको सलाम करना पड़े तो मेरा हरि नाम मेरे आसपास ही नहीं आएगा और मेरे गले में मिठास है वो भी कभी नहीं आएगी। यानी बेबाक वापस उत्तर क्या दिया कुंभन दास जी ने कि जिनका चेहरा देखने मात्र से मन में दुख उत्पन्न होता है, अगर उन्हीं को सलाम करना पड़े तो क्या वहाँ पर गले की मिठास के साथ गाना आएगा। तो
तो चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तो आगे फिर इसी उदाहरण को स्पष्ट करते हुए क्या कहा कि कुमन दास जी की बात से भी स्पष्ट होता है कि चलने से जूता है वो घिसता है, फटता नहीं है। लेकिन मेरे युग प्रवर्तक तुम्हारा जूता कैसे फट गया, मेरे लिए अब भी ये संशय बना हुआ है। मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया हो। यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद जी के जूते फाड़ने का दूसरा कायस क्या लगाया है और बहुत अच्छे से समझाते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे सामने यानी जिस रास्ते से तुम चलते हुए आते हो, उस रास्ते पर कोई ऐसी सख्त चीज़ है जो पहाड़ के रूप में अब जम चुकी है, जो परत दर परत सदियों से जमी हुई है और वो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है। तो तुमने उस पर रोज़ ठोकर मारना शुरू कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे रास्ते पर वो रुकावट बन रही है और तुम उसको वहाँ से हटाना चाहते हो। लेकिन ऐसे प्रत्यक्ष तो तुम हटा नहीं पा रहे हो, तो धीरे धीरे उससे तुमने ठोकर मारना शुरू कर दिया है। इसलिए लगता है कि वह जो टीला है जो तुम्हारे रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाना शुरू कर दिया है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने जो व्यंग्य किया है वो ये है कि हमारे समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो परंपरागत तरीके से आज भी समाज में मान्य है, जिसको हम चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। यानी हमारा मुखौटावादी जीवन, जिसमें हम परत दर परत दबते जा रहे हैं, ये एक समाज के लिए बहुत ही कठिनाई और तकलीफ भरा माहौल पैदा करता जा रहा है, जिससे गरीब और गरीब होता जा रहा है, मध्यम वर्ग उस दोनों की यानी अमीर तो और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक खाई के तौर पर फंसा हुआ है मध्यम वर्ग, जिसके लिए जीवन जीना और कठिनाई भरा होता जा रहा है, जो शायद हमारे प्रेमचंद जी को मंजूर नहीं है। इसलिए उन्होंने ये जो हमारे मुखौटेवादी परिस्थितियों का जो टीला बना हुआ है, उसको वो प्रत्यक्ष तो उखाड़ नहीं सकते हैं, फेंक नहीं सकते या हटा नहीं सकते हैं, तो उस पर दिन रात उन्होंने अपने जूते से पाँव के माध्यम से प्रहार यानी चोट करनी शुरू कर दी है, जिससे कि वह उनका जूता निरंतर प्रहार यानी चोट के कारण फटता जा रहा है। और वही फटा हुआ जूता इनका किस रूप में है कि वो इनके किरदारों के माध्यम से भी हमारे सामने आ रहा है कि वो प्रहार कभी लेखनी के माध्यम से हो रहा है, वो लेखनी कभी उपन्यास के रूप में आ रही है, कभी कहानी के रूप में आ रही है, या कभी कोई रचनात्मक अभिव्यक्ति का रूप लेकर हमारे सामने आ रही है और हमें हकीकत का रूप दिखाने का प्रयास इसके माध्यम से उन्होंने किया है। यानी उनकी ठोकरें जब लगातार हमारी उन परिस्थितियों पर पड़ रही है, तो उनके जूते का वो फाड़ती जा रही है। तुम उसे बचाकर उससे उसके बगल से भी निकल सकते थे, टीले से समझौता भी हो सकता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। अब यहाँ लेखक ने समझाते हुए प्रेमचंद जी से क्या कहा है कि मेरे युग प्रवर्तक, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपना जूता नाहक यानी बेकारी फाड़ा है। तुम भी चाहते तो जैसे दूसरे लोग उससे बचकर अगल बगल से निकलते हैं, तो तुम भी अगल बगल से बचकर निकल सकते थे, और हो सकता है तो तुम्हें भी उस टीले से समझौता भी हो जाता। यानी तुम भी चाहते तो उस टीले से तुम समझौता कर सकते थे, क्योंकि देखते हैं कि प्राय जितने वेग से बहती है नदियाँ, वह कभी कभी पहाड़ों को भी तोड़ देती है। लेकिन क्या सभी नदियाँ पहाड़ों को फोड़ती है? कहीं ना कहीं कुछ नदियाँ भी तो अपना रास्ता बदल कर ही निकल जाती है, घूम कर ही निकल जाती है। तो क्यों ना मेरे युग प्रवर्तक तुम भी अपना रास्ता बदल लेते और दूसरा रास्ते से घूम कर अपने लिए कोई नई भूमिका बना लेते, तो हो सकता तुम्हारा भी जूता बच जाता, इस तरह तुम्हारी जग में फजीती नहीं होती। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। अब यहाँ वापस इनके करेक्टर होरी से समझाते हुए कहा है, क्या वहीं पर यहाँ पर तुमने समझौता नहीं किया, यानी उस टीले से तुमने समझौता नहीं किया। यानी वो टीला कौन सा है? मुखौटावादी जीवन। तुमने कभी भी उस मुखौटेवादी जीवन से समझौता नहीं किया। इसके पीछे हो सकता है तुम्हारी भी कोई कमजोरी रही होगी, जैसी कमजोरी तुम्हारे उस चरित्र की रही है होरी की। होरी ने अपने जीवन में जो कठिनाई देखी थी, वो कठिनाई कहीं ना कहीं उसके लिए एक फंदा बन गई थी, और वो फंदा क्या था? धर्म के नाम पर।
क्योंकि धर्म कैसा था कि मरने के बाद मुक्ति के लिए दी जाने वाली गैया का दान, तभी जाकर उसकी आत्मा का मोक्ष का रास्ता मिलेगा। और ये कमजोरी किसके लिए थी? होरी के लिए, जो उनके गोदान का प्रमुख नायक है। लेकिन इनके लिए वो कमजोरी नहीं थी। अगर कमजोरी होती तो ये उस नेम धर्म को मानकर कहीं ना कहीं ये भी उस धार्मिक क्रिया से जुड़े हुए कोई कार्य कर लेते। लेकिन अगर तुम उस परिस्थितियों से जुड़े होते तो तुम्हारे चेहरे पर ये व्यंग्य की मुस्कुराहट क्यों होती? क्योंकि तुम्हारी जो मुस्कुराहट है उसका मतलब है कि तुम्हारी मुक्ति। और मुक्ति किससे हो चाहते हो तुम? यह सामाजिक आवरणवादी जीवन से। यानी तुम कभी भी समाज का जो आवरणवादी जीवन है उसका एक भाग बनना पसंद नहीं करते हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो ये मुस्कुराहट है ये तुम्हारी मोक्ष की है, तुम्हारी मुक्ति की है, जो तुम उन बंधनों से छूट चुके हो, क्योंकि तुम कभी भी उन बंधनों में बंधे ही नहीं थे। तुम्हारी ये पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। यानी हमने पाठ के पहले अध्याय में ये जानने का प्रयास करा था कि प्रेमचंद जी ने अपने पाँव की अंगुली से इशारा क्यों करा और अंगूठे से क्यों नहीं करा। तो इसके बाद उन्होंने समझाया, यहाँ पर इस पैराग्राफ में समझाते हुए लिखा है कि तुम्हारी ये पाँव की अंगुली मुझे कुछ संकेत करती हुई सी लगती है। यानी जिसे तुम घृणा करते हो, जिस बंधन से, जिस दिखावे से, जिस मुखौटे से तुम घृणा करते हो, उसको तुम प्रत्यक्ष तो समाज में कह नहीं सकते हो, तो उसकी तरफ तुम हाथ की अंगुली से भी इशारा नहीं कर सकते हो और पाँव के अंगूठे से भी तुम इशारा नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एकांकी हो जाता है। इसलिए तुमने अपने पाँव की अंगुली से उसकी तरफ इशारा करके अपना घृणा प्रकट करी है, अपनी नफरत प्रकट करी है इस कार्य में, कि मुझे ये कार्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिंदगी का हकीकत का रूप लेकर चलने से ही आत्मा हमारे असली कर्म के महत्व को जानती भी है और दिन रात उसी के लिए कर्मरत रहने का प्रयास करने का संदेश भी देती है। शायद तुम्हारी ये मुस्कुराहट हमें ये संदेश दे रही है। इसलिए जिसको तुमने घृणा यानी नफरत योग्य समझा, उसको तुमने अपनी पाँव की अंगुली के माध्यम से इस प्रकार समझाया है कि तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिससे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया है। यानी तुम्हें वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए इशारा भी करते जा रहे हो, साथ में अपने पाँव से ठोकर भी मारते जा रहे हो, जिससे कि तुम्हारा बेचारा जूता स्वाह हो गया है, यानी फट गया है। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग्य मुस्कुराहट भी समझता हूँ। तो आगे अब लेखक ने स्वीकार किया है कि मेरे युग प्रवर्तक, मैं तुम्हारी अब अंगुली का इशारा भी समझ गया हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कुराहट का अर्थ भी समझ गया हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर यह व्यंग्य मुस्कुराहट क्यों है और तुम्हारे पाँव की ये अंगुली इस प्रकार से फटे हुए जूते से बाहर क्यों दिख रही है। यानी तुम समाज का जो कार्य घृणा योग्य समझते हो उसको बिल्कुल भी कहने की बजाय उसको इशारा करके दुनिया को समझाना चाहते हो कि ऐसा काम मत करो, जिससे कि तुम्हारा जीवन अंदर से छलनी हुआ जा रहा है। अपने हकीकत के जीवन का सामना करके अपने सच्चे कर्म पद को तलाश करो और सरलता से, सहजता से उस पद के सच्चे नाविक बनकर आगे बढ़ो, यानी पथिक बनकर आगे बढ़ो, तो ही जीवन की उन्नति है। क्योंकि आना जाना दिखावे का जो आने जाने का रूप है वह क्षणिक होता है और तकलीफदायक होता है। हकीकत का जीवन एक बार तकलीफदायक होता है, बाकी पूरा जीवन आराम से गुजरता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि हे मेरे युग प्रवर्तक, अब मैं आपके इस रूप को समझ गया हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट का और अंगुली का, दोनों का रूप मैं समझ चुका हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार कर जूता फाड़ लिया है, अंगुली बाहर निकल आई है पर पाँव बच रहा है, मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे के नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। यानी इस फोटो के माध्यम से जो मोरल निकल के आ रहा है वो यहाँ पर समझाया गया है कि तुम हम सब पर हंस रहे हो, हमें समझाने का प्रयास कर रहे हो कि तुम अंगुली को तो छिपाने का प्रयास कर रहे हो, यानी अपने हकीकत के ऊपरी रूप को छिपाने का प्रयास कर रहे हो और नीचे से अपना तलवा यानी अपने जीवन को तुम तार तार कर रहे हो। और जो टीला तुमने बना लिया है, दिखावे की प्रवृत्ति का जो टीला हमने तैयार कर लिया है, उसको तुमने गिराने की बजाय उसके बाजू से यानी इधर उधर से निकलने का
रास्ता तुम लोगों ने तलाश कर लिया, जबकि मैंने ठोकर मार मार कर उसको गिराने का संकल्प ले लिया है, जिससे कि मेरा जूता भी फट चुका है और मेरी अंगुली भी बाहर निकल चुकी है, लेकिन मेरा पाँव आज भी सुरक्षित है, मेरा तलवा आज भी सुरक्षित है। मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में अपने जीवन का सत्यानाश कर रहे हो। तो मेरे प्यारे बंधुगण, तुम चलोगे कैसे? तुम अपने जीवन को आगे चलाओगे कैसे? तुम आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश दोगे? तुम उनके लिए किस प्रकार प्रेरक बनोगे? इसलिए तुम इस फोटो के माध्यम से ये संदेश जानो कि जीवन का हकीकत भरा रूप एक बार तकलीफदेह दुनिया के लिए जरूर होगा। तुम हंसी के पात्र भी बन सकते हो, लेकिन मेरे सच्चे व्यक्तित्व है, तुम्हारा जो रूप निखर कर आएगा वह दुनिया के लिए प्रेरणाप्रद जरूर होगा, नई सीख देकर जाएगा। क्योंकि तुम अपने जीवन को ढालना, ठोकर देना नहीं, तुम अपने जीवन को असली रूप से चलना सिखा लोगे, अपने जीवन को ढोना नहीं, असली रूप से आगे बढ़ाना, भागना और आगे बढ़कर तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाले रूप में स्वीकार कर लोगे। इसलिए आगे लिखा है, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात भी जान गया हूँ, अंगुली का इशारा भी समझ गया हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कुराहट भी अब समझ गया हूँ। ये सारी बातें लेखक ने अंत में स्वीकार करते हुए कहा है कि मैं प्रेमचंद की फ़ोटो का पूर्णतः जो रहस्य है वो आज मेरी समझ में आ गया है कि वो व्यंग्य रूप से मुस्कुरा रहे हैं अपने इस फटेहाल जिंदगी पर, क्योंकि वे अपने जीवन में एक आवरण वाला जीवन लेकर नहीं, बल्कि एक हकीकत के जीवन को सहजता के रूप में स्वीकार करके कर्म पद की गहराई को उन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया। इसी कारण वे हमारे साहित्य जगत की एक मजबूत धुरी के रूप में एक प्रेरक पथ बनकर रास्ता दिखा रही है।